नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे मेगास्थनीज के विषय में, हरिसेन के विषय में और बाणभट्ट के विषय में। इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों के विषय में चर्चा करते हुए, इनसे निकलने वाले सैकड़ों ऑब्जेक्टिव के विषय में बताते हुए आज हम लोग इसके विषय में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेगास्थनीज। देखिए, मेगास्थनीज का जन्म जो हुआ था वो यूनान में हुआ था, इसलिए मेगास्थनीज को यूनानी इतिहासकार कहा जाता है। और इसका जन्म 350 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। यानी मेगास्थनीज का जन्म, सवाल पूछा जाए कि मेगास्थनीज का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार है। अब चलिए समझते हैं पहला पॉइंट को। पहला पॉइंट कहता है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। साथियों, ये जो सेल्यूकस निकेटर था, ये सिकंदर का सेनापति था। वही सिकंदर जो विश्व विजेता बनना चाहते थे और वह संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इस लालसा को पूरा करने के लिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने विश्व के कई देशों को जीत लिया था। जब इसी क्रम में वह भारत पहुंचा तो भारत के कई छोटे मोटे राज्य सिकंदर के अधीन हो गए, सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन उनमें से एक ऐसा भी राजा था जो सिकंदर के आगे नहीं झुका, वो था पंजाब का शासक पोरस। तो पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ। अंत में दोनों के बीच संधि हुई। सिकंदर वापस चला गया और जाते क्रम सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर द्वारा जितने भी जीते गए राज्य थे, उन तमाम राज्यों को सिकंदर के बड़े बड़े अधिकारी जो सब थे आपस में बांट लिए। उन्हीं अधिकारियों में से एक था सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का थल सेनापति भी था। जब सिकंदर वापस चले गए तो वापस जाने के बाद इन सबों का राज्य भारत में आरंभ हुआ। उसके बाद इसी के राज्य में ये मेगास्थनीज रहता था। मेगास्थनीज यूनानी इतिहासकार थे और साथ ही साथ यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत भी था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये भारत में मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इसके विषय में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा आज जान लेते हैं मेगास्थनीज के विषय में कि इन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में क्या लिखा है। अगला पॉइंट ये है कि मेगास्थनीज कई वर्षों तक भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और यहाँ रहते हुए उन्होंने भारत के विषय में जो सुना और जो देखा, वही अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेगास्थनीज जो कुछ अपनी आंखों से देखा, उन सबों के विषय में वह अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं। अब सवाल यह है कि इनसे प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा कि इंडिका की रचना किसने की, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। साथियों, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि इंडिका से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो इंडिका से सबसे पहले यह जानिए कि इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ अगर ऐसा सवाल पूछे कि इंडिका से हमें किस राजा के विषय में जानकारी मिलती है, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि मेगास्थनीज का जन्म कब हुआ, तो मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है कि इंडिका में भारत के विषय में व
चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी सवाल ऐसा आएगा कि इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए, इंडिका से हमें भारत के विषय में और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनमें से देखिए नंबर 1, पहला नंबर में क्या कह रहा है, जरा इसको समझते हैं। तो पहला नंबर में कह रहा है कि मेगास्थनीज के अनुसार, ये जो मेगास्थनीज है इसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यानी मेगास्थनीज जो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं, उन्होंने इंडिका में लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है, जिसे पालीबोथरा के नाम से मेगास्थनीज संबोधित किया है। यानी पाटलिपुत्र को इंडिका में पालीबोथरा के नाम से संबोधित किया है मेगास्थनीज। यानी जहां पर भी आपको इंडिका में पालीबोथरा नजर आवे तो समझ लेना है आपको कि ये पालीबोथरा का मतलब हुआ पाटलिपुत्र। आगे समझते हैं। यह नगर बहुत ही सुंदर और यह गंगा और सोन के संगम पर बसा है, संगम पर बसा है। यानी कहने का मतलब हुआ ये जो पालीबोथरा है ये बहुत ही सुंदर नगर था और यह दो नदी गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था। यानी कहने का मतलब जहां गंगा और सोन नदी का मिलन होता है उसी मिलन के जगह पर ये बसा हुआ है, जिसका नाम है पालीबोथरा या फिर पाटलिपुत्रा। इस नगर की लंबाई की अगर बात करें तो 9.5 मील, 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील है। यानी इस नगर लंबा कितना है, 9.5 मील और चौड़ा 1.75 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें कई फाटक हैं। यानी ये जो नगर लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ था, इस नगर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवार थे और उस दीवार में जगह जगह बाहर निकलने के लिए और उसके अंदर जाने के लिए कई फाटक थे, कई गेट थे। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी की बनी होती थी। यानी ये जो पालीबोथरा है, इस पालीबोथरा के विषय में मेगास्थनीज अपने पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है जरा इसको समझिए कि ये जो नगर है ये चारों ओर से घिरा हुआ था बड़े बड़े दीवारों से, जिसमें कई फाटक बने हुए थे। इस नगर की अगर लंबाई की बात की जाए तो 9.5 मील और चौड़ाई की बात की जाए तो 2.25 मील थी। इसके अलावा देखिए इस नगर में जितने भी मकान बने थे वे सारे के सारे लकड़ी की बनी हुई थी। साथियों, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए समझते हैं अगला पॉइंट को। अगला कह रहा है मेगास्थनीज ने लिखा है कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से वेतन दिया जाता है। सेना के काम और प्रबंध में राजा स्वयं दिलचस्पी लेते हैं। यानी कहने का मतलब मेगास्थनीज के अनुसार, इसके जो पुस्तक है इंडिका, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जितने भी सैनिक थे, चाहे वो बड़े या फिर छोटे या बड़ा स्तर का हो या छोटा स्तर का हो, तमाम सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो राजकोष से दिया जाता था। और राजा जो है उनके काम और प्रबंध इन दोनों का देख रेख अपने हाथों में रखता था, ताकि सैनिक को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट का सामना ना करना पड़े। और साथियों, जिस राज्य में राजा स्वयं इस पर ध्यान दे, सैनिक पर ध्यान दे, उनके काम पर ध्यान दे, उनके प्रबंधों पर ध्यान दे, वह राज्य हमेशा खुशहाल रहता है। आगे समझते हैं। आगे लिखते हैं मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को वह समांतर चतुर्भुज नगर कहा है। समांतर चतुर्भुज नगर कहा है पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज, क्योंकि ये नगर इसी आकार का था। ये चारों बगल से इस तरह से घेरा हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि नगर जो है, नगर का फैलाव समांतर चतुर्भुज के आकार का है। आगे लिखते हैं कि मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि राजा अपने दरबार में मोर तोता पालते थे जो बच्चों की तरह बात करता था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजा थे उनके यहाँ मोर और तोता पाला जाता था। इन दोनों पक्षियों को काफी प्रशिक्षित किया जाता था, इतना प्रशिक्षित किया जाता था कि तोता का आवाज बिल्कुल बच्चे की तरह निकलता था। आगे समझते हैं, आगे लिखा है सम्राट का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म यानी जन्म दिवस, जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें कई उत्सव भी मनाए जाते थे, जैसे कि कुमुदी महोत्सव हो गया, विद्वानों की सभा आयोजित की जाती थी, सुंदरियों की सभा आयोजित की जाती थी। तो इनमें से जो जीतता था वो राज्य का उस साल का सबसे बड़ा विजेता कहलाता था, उनको पुरस्कृत किया जाता था। यहाँ तक कि राज दरबार में उन्हें कामकाज के लिए एक प्रमुख पद भी प्रदान किया जाता था। आगे समझते हैं, राजा सोने की पालकी या हाथी पर बैठकर ही घर से बाहर निकलता था, जिसके इर्द गिर्द मोर और तोते घूमते रहते थे। यानी जब भी राजा को बाहर निकलना होता था घर से, विशेष रूप से जब उनके जन्म दिवस होते थे, जन्म दिवस पर वे नगर की सैर पर निकलते थे, तो निकलने के लिए ज़्यादातर पालकी और हाथी का सवारी का इस्तेमाल किया जाता था। जब ये घर से बाहर निकलते थे, चाहे वो पालकी पर हो या हाथी पर हो, तो पालकी तो वो सोने की पालकी पर आते थे और हाथी हो तो इनके इर्द गिर्द, अगर राजा पालकी पर जा रहा है तो उसके इर्द गिर्द अगल बगल कई तोते और मोर घूमते थे। इनसे उस पालकी व हाथी के सवारी का दृश्य तो सुंदर होता ही था, साथ ही साथ राजा का सेफ्टी भी होता था। यदि कोई निशानेबाज राजा को तीर से मारना चाहे तो वो तीर साध निशाना नहीं लगा पाता था, क्योंकि उसके बीच में वो जो मोर और तोता भ्रमण करते रहता था, इससे उनका निशाना नहीं बन पाता था और राजा सुरक्षित रहते थे। आगे समझते हैं, आगे लिखा है कि राज्य में हमेशा शांति का माहौल रहता था। जो चंद्रगुप्त के समय का राज्य था उसमें हमेशा शांति का माहौल रहता था और सारे के सारे व्यवस्था बहुत ही अच्छे थे। जितने भी व्यवस्था होते हैं एक राज्य को चलाने के लिए, वो सारे के सारे व्यवस्था बहुत ही उत्तम थे। प्रायः लोग अपने घरों में ताले का प्रयोग नहीं करते थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज में इतना अच्छा विधि व्यवस्था था, लोग इतने खुशहाल थे, निडर थे, चोरों का डर नहीं था कि वे लोग अपने घरों में ताले का भी प्रयोग नहीं करते थे। इससे ये पता चलता है कि राज्य में कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अगला पॉइंट कहता है, यदि राज्य में कोई व्यक्ति देशद्रोही पाया जाता था तो उन्हें सजा के रूप में उसके दाहिने हाथ काट लिए जाते थे। यानी अगर कोई कुछ गलती करता है, पकड़ा गया, 1 से 2 दफा उसको समझाया जाता था और अगर यदि वह नहीं समझा तो उनके इच्छा को देख करके कि वह किस कारण से चोरी डकैती करता है, उनका वो इच्छा को पूरा कर दिया जाता था, तो वो चोरी डकैती करना छोड़ देता था। इसके अलावे सजा उसी को मिलता था जो व्यक्ति देशद्रोही का बात करता था। देशद्रोही की बात करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। वैसे व्यक्ति को भी मृत्यु की सजा नहीं मिलती थी। इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज बहुत ही बढ़िया था। तो यही था हमारा मेगास्थनीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लोग बात करेंगे बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में संस्कृत के महान कवि थे। जब 7वीं शताब्दी चल रहा था
तो 7वीं शताब्दी में संस्कृत के महान कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट, जो कि एक संस्कृत के महान कवि थे। इन्होंने 2 रचना की है। इनका रचना का नाम है हर्षचरित्र और कादंबरी। साथियों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा है कि हर्षचरित्र से राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का पता चलता है। यानी कि ये जो बाणभट्ट जो पुस्तक लिखे थे हर्षचरित्र, इस हर्षचरित्र में राजा के जीवन का वर्णन किया गया है। यानी राजा किस तरह से रहते थे, उनके राजनीतिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन, इन सबों के विषय में हर्षचरित्र में वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट कहता है कि कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था। अगर सवाल ये आ जाए कि दुनिया का पहला उपन्यास कौन था, तो वो था कादंबरी, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। साथियों, आगे हम लोग समझते हैं हरिसेन के विषय में। हरिसेन गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये जो हरिसेन थे, ये गुप्त वंश से संबंधित कवि हैं और ये भी संस्कृत के कवि हैं। इन्होंने भी जो भी रचना किया है वो संस्कृत में किया है। इन्होंने एक लेख लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, जो कि संस्कृत में है और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो सवाल ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो आपको जवाब देना है हरिसेन। हर्षचरित्र किसने लिखा है, तो आपको जवाब देना है बाणभट्ट। आपसे ये पूछा जाए कि कादंबरी की रचना किसने की है, तो आपको जवाब देना है बाणभट्ट। सवाल ये आ जाएगा कि हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में हुई है, तो वो हुई है संस्कृत में। कादंबरी की रचना किस भाषा में हुई है, तो वो हुई है संस्कृत में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई है, तो वो हुई है संस्कृत में। साथियों, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा देखिए, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के साथ साथ उसके दरबार में मंत्री भी रह चुके थे। यानी हरिसेन समुद्रगुप्त के मंत्री भी रह चुके थे। तो साथियों, उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आज के वीडियो लेक्चर से कौन कौन सा प्रश्न को हम हल कर सकते हैं उसके विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के बारे में संक्षेप में लिखें। यानी मेगास्थनीज के बारे में आज का जो वीडियो लेक्चर में बताया गया है, आपको इसका जवाब खुद से लिखना है। अगला सवाल कहता है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है। आपको इनका भी जवाब खुद से तैयार करना है। अगला सवाल है, आज के वीडियो लेक्चर से हल होने वाला सवाल वो है, इंडिका का वर्णन संक्षेप में करें। अगला सवाल कहता है, ये लॉन्ग सवाल है, इसका जवाब आपको लिखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप क्या जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप क्या जानते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया है। अगला सवाल बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था को अपने शब्दों में लिखें। जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था था, वह किस तरह से सैनिकों के साथ व्यवहार करता था, कितना सुख सुविधा सैनिकों को प्रदान करता था, इसके बारे में आपको लिखना है। साथियों, इन 5 क्वेश्चन के अलावा यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाणभट्ट के बारे में संक्षेप में लिखें या फिर हरिसेन के बारे में संक्षेप में लिखें। इससे सैकड़ों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के वीडियो से बनेंगे और आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। यदि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा
तो कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, यदि आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।